हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सबको पता है कि हम लोग मंडे से सैटरडे तक रेगुलर बेसिस पर एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करते ही हैं। संडे में ऐसे बहुत सारे साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स आते हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एक संडे एडिटोरियल भी स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग हफ्ते भर के डेवलपमेंट के साथ साथ उस पर्टिकुलर संडे में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए होंगे उनके साथ हम अपना संडे एडिटोरियल भी डिस्कस कर लेंगे। आज के इस पूरे सेशन में हम लोग दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहला है इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम और साथ ही साथ हमारे पास जो दूसरा आर्टिकल है वो है मेटल CO2 फॉर मार्स मिशन। इन दोनों आर्टिकल्स पर हम डिटेल से चर्चा करते हैं, एक नए नोशन के साथ डिस्कस करेंगे। बेशक आपने कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रखे होंगे, लेकिन आज हम डिस्कस कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से करेंगे। हम आज कोविड-19 के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम से रिलेटेड। हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि ऐसा देखा गया कि जब जनवरी 2020 में कोविड-19 जैसा एक वायरस हमारे सामने न्यूज़ में आने लगा और ये बताया गया कि भाई एक ऐसा वायरस हमारे सामने आ रहा है जो कि हमारे आगे आने वाले ज़िंदगी को तबाह कर देगा, हमारे लाइफस्टाइल को तबाह कर देगा। उसी टाइम पर ये भी प्रेडिक्ट किया गया कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम पर जब तक हम इस वायरस से लड़ने के लिए कोई वैक्सीन डेवलप करें तब तक ऐसा हो कि ये अपना नेचर चेंज कर दे। नेचर चेंज करने का क्या मतलब है कि जिन जीनोमिक सीक्वेंस से मिल के ये वायरस बना है वो चेंज हो जाए, उसमें जीनोमिक चेंजेस आ जाए, जेनेटिक चेंजेस आ जाए। अब इन सब का क्या मतलब है उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि ब्रिटेन में इसी बात की पुष्टि होती है। ब्रिटेन में ऐसे नए स्ट्रेन पाए गए कोविड-19 वायरस के। अब यहाँ पर इस कोरोना वायरस में जब नए स्ट्रेन पाए गए तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी स्टेप्स लिए। नवंबर, दिसंबर इन सब के मंथ्स में ब्रिटेन से बहुत सारे लोग इंडिया ट्रैवल करते हुए आए। इन सब की टेस्टिंग कराई गई। बहुत सारे ऐसे हज़ारों की तादाद में जो भी पैसेंजर्स थे, इनकी टेस्टिंग पर पता चला कि ऐसे कम से कम 20-25 लोग हैं जिनके अंदर नया स्ट्रेन मिल गया है। अब जब नया स्ट्रेन मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है ये हम सबके लिए चिंता का कारण है। इसी से लड़ने के लिए एक जीनोमिक कंसोर्टियम बनाने की बात हुई है। जीनोमिक कंसोर्टियम के अंदर में ऐसे 10 लेबोरेटरीज का एक नेटवर्क बनाया जा रहा है जो कि इस बारे में सर्विलांस करेंगे या फिर इस बारे में ध्यान रखेंगे कि भाई आगे आने वाले समय में जो नया स्ट्रेन है ये कैसे लोगों तक पहुंच रहा है, स्प्रेड हो रहा है, उसको हम पहले ही डिटेक्ट करके रख लें और जो भी एक प्रिपेयर्डनेस लेवल इस नए स्ट्रेन के लिए होनी चाहिए उन सब की तैयारी में अभी से लग जाएं। ठीक है, इस पूरे आर्टिकल में कुछ एक दो वर्ड्स हमारे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमें समझना। सबसे पहला, यहाँ पर जो हम बार बार ये बोल रहे हैं कि जीनोमिक कंसोर्टियम है, तो जीनोमिक का क्या मतलब होता है? बायोलॉजिकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें या फिर जेनेटिक लैंग्वेज में बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है उन सबको मिला दिया जाए तो बनता है बनता है जीनोम। ये जो जीनोम है उसके अंदर जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स की बात कर रहा हूँ, आप सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे DNA मिलते हैं जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, RNA भी मिलते हैं, लेकिन इनके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि कुछ माइटोकॉन्ड्रियल DNAs भी होते हैं और भी हाँ अदर रीजन्स में क्लोरोप्लास्ट में भी कुछ DNA मिलते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एक सेल के अंदर। उन सबको पूरा मिला दिया जाए तो बनता है जीनोम और जब इसी जीनोम की हम स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जीनोमिक्स। ठीक है, ये जो कंसोर्टियम है, कंसोर्टियम अपने आप में एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि अलग अलग पर्सपेक्टिव में यूज़ किया जाता है। ये एक प्रकार का आप ये समझो कि एसोसिएशन है कुछ इंडिविजुअल्स का, कुछ कंपनीज़ का या ऑर्गेनाइजेशन या कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स का। इसमें ये लोग ये देखते हैं कि भाई ये जो एक प्रॉब्लम हम सबके सामने आई है वो सबको इक्वली अफेक्ट करेगी, तो आओ साथ मिलके इसके लिए लड़ते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स के साथ पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें कि हम लोग अपने अपने रिसोर्सेज को पूल करेंगे, हम लोग अपने अपने लोगों को इसमें शामिल करेंगे इससे लड़ने के लिए और एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो इसीलिए ऐसे 10 लेबोरेटरीज का कंसोर्टियम बनाया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस नए स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई, पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो नया कंसोर्टियम है ये बेसिकली इसलिए बनाया गया क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि जो नया स्ट्रेन है वो पुराने वाले स्ट्रेन से लगभग 70% ज़्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है। ये भी बोला जा रहा है कि भाई हालांकि इसका कोई देखो पुष्टि नहीं है, मतलब कोई फैक्चुअल प्रूफ या ऐसा कुछ नहीं है, लोग ऐसा मान रहे हैं
हालांकि इनका ये भी मानना है कि जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अब कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें कुछ लड़ना पड़ेगा। इसीलिए ऐसा भी किया गया कि हाल फिलहाल में इंडियन एयरपोर्ट्स, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पर भी ब्रिटेन से या यूके से लोग आ रहे हैं, वहाँ पर RT-PCR टेस्ट को मैंडेटरी कर दिया गया। अब यहाँ पर अगेन एक साइंस से टर्मिनोलॉजी आती है RT-PCR टेस्ट, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कोरोना के बारे में पढ़ेंगे। देखो, RT-PCR टेस्ट एक ऐसा टेक्निक है जिसके अंदर कोरोना वायरस के पॉजिटिव या नेगेटिव होने का डायग्नोसिस किया जाता है। इसमें क्या होता है ना, एक स्वैब क्या होता है, एक ऐसा प्लास्टिक का नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके लास्ट में ऐसा कुछ कलेक्टिंग पॉइंट होता है। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी कोरोना वायरस का टेस्ट कराया होगा, RAT टेस्ट, रैट टेस्ट या फिर RT-PCR टेस्ट, उनको पता होगा। ये क्या होता है कि जैसे मान लो हमारा म्यूकस है, म्यूकस कहाँ मिलेगा, नाक के अंदर मिलेगा, मुंह के अंदर, थ्रोट में मिलेगा, वहाँ से म्यूकस कलेक्ट करते हैं। म्यूकस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। अब इसी जेनेटिक मटेरियल को हम करते हैं कलेक्ट, और इस कलेक्शन के बाद हम लोग यूजुअली स्वैब को बहुत अंदर नाक के अंदर या फिर मुंह के अंदर इंसर्ट करते हैं, वहाँ से म्यूकस कलेक्ट करते हैं। इसी म्यूकस के अंदर होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, जिसको एक बफर सोल्यूशन के अंदर रख देते हैं जिससे कि ये जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व हो सके। अब देखो, इसमें होता क्या है कि हम ऐसे किसी भी टेस्ट को कंडक्ट करते हैं ना, तो हमें खूब सारा मटेरियल चाहिए होता है रिसर्च करने के लिए उस पर, या फिर उसको ये प्रूफ करने के लिए कि कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव, या फिर कोई भी वायरस पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब खूब सारा म्यूकस तो कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं कि अपने ही कलेक्टेड जेनेटिक मटेरियल को एम्पलीफाई करते हैं। ठीक है, एक एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो हमारा म्यूकस से जेनेटिक मटेरियल कलेक्ट किया गया है वो RNA के फॉर्म में होता है। देखो, RNA ना यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है। अगर हमें अपने जेनेटिक मटेरियल को एम्पलीफाई करना है तो उसका DNA में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक प्रोसेस का यूज़ किया जाता है जिससे हम लोग RNA को DNA में चेंज करते हैं। उस प्रोसेस का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये कुछ नया टर्म नहीं है, UPSC ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछ चुकी है, तो इसीलिए इस पर ध्यान दो आप लोग। यूजुअली जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो DNA को RNA में कन्वर्ट करने के साथ जुड़ा होता है। इसी को रिवर्स कर दिया तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। और साथ ही साथ एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि हम लोग RNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। फिलहाल हम लोग DNA में एक बार कन्वर्ट करते हैं और फिर DNA को एम्पलीफाई कर देते हैं। खूब सारा हमारे पास जेनेटिक मटेरियल कलेक्ट हो गया। अब इन जेनेटिक मटेरियल को हम लोग फ्लोरेसेंट प्रोब्स में रखेंगे और इसके ऊपर RT-PCR टेस्ट करेंगे। यहाँ पर एम्पलीफिकेशन प्रोसेस को हम लोग 2 घंटे लंबे मल्टी स्टेप प्रोसेसेस में करते जाएंगे और एक ऐसा कुछ डिवाइस होता है जिसके अंदर ये टेस्ट कंडक्ट होता है, 6-7 स्टेजेस से होकर गुजरता है और ये बताता है कि भाई कोविड या फिर कोरोना से आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। ठीक है, फिलहाल ये जो 10 लेबोरेटरीज अभी बनाए गए थे कंसोर्टियम के तौर पर, ये रिसर्च सेंटर हैं जो कि ऐसे ही जीनोमिक सीक्वेंसिंग को ट्रेस करेंगे, उनका एक डेटाबेस बनाएंगे नेशनल लेवल पर। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं NIBMG है, NCCS है, NCBS है, ऐसे बहुत सारे 10 लगभग लेबोरेटरीज हैं जिनको इसके अंदर में सेलेक्ट किया गया है। अब हम बात करते हैं कि कोरोना या फिर कोविड-19 का पॉजिटिव साइड क्या है। देखो, ये बात तो बिल्कुल तय है कि 2020 ये जो साल रहा है ये काफ़ी दर्दनाक रहा है। हम सबकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव चेंजेस को भी हम ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमें एक्सेलरेशन देखने को मिला है। पैंडमिक सिचुएशन में, ऐसे पैंडमिक सिचुएशन से फाइट करने के लिए जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत पड़ती थी उन सब में इजाफा देखने को मिला है। मतलब हम लोग एक नए लेवल पर जाके इस कोविड-19 जैसे पैंडमिक सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार हैं। अब आगे ऐसा सिचुएशन कभी भी आएगा तो हमारी प्रिपेयर्डनेस लेवल बहुत अच्छी है। हमने नेशनली और इंटरनेशनली बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए जिसमें हम लोग अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं, साथ ही साथ ऐसे पैंडमिक सिचुएशन से लड़ने के लिए अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस की तलाश करते हैं। लोगों में भी साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ गया है। ऐसा देखा जा रहा है कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट एक जनरल लोगों में नहीं पाया जाता था, कि उनको सैनिटेशन का क्या मतलब है पता ही नहीं था, वैसे ही गंदे हाथ से खाना खा लेते थे, कुछ भी करते थे, उन सब लोगों के अंदर एक ऐसा साइंटिफिक टेम्परामेंट है जिसके अंदर में ये देखा जा रहा है कि अगर कोई भी साइंटिस्ट उनको ये बोलता है या फिर कोई भी जेन्युइन पर्सन उनको बोलता है कि भाई ये कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, SOPs हैं जिनको आपको फॉलो करना है, उन लोगों ने जेन्युइनली फॉलो किया है। छींकते कैसे हैं, या फिर हाथ कैसे धोना है, मास्क कब वेयर करना है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करनी है, इन सब को फॉलो किया है हर एक लोगों ने। इसीलिए ये एक पॉजिटिव आउटकम रहा है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज जो कि ऑलरेडी
हमारे पास थे, जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, उनको हम लोगों ने सैनिटाइजेशन के लिए बहुत प्रॉपर तरीके से यूज़ किया है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को हम लोगों ने सर्विलांस के लिए यूज़ किया है। यूवी लाइट को यूज़ करते हुए सैनिटाइजेशंस के नए नए आयाम हमने खोजे, मतलब कि एक ऐसा डब्बा जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अंदर जाए तो वो सैनिटाइज होके बाहर निकले। ऐसे स्टेशंस पर या फिर आपको एयरपोर्ट्स पर देखने को मिल जाएगा। हम लोगों ने बिल्डिंग्स, व्हीकल्स और लोगों को सैनिटाइज करने के नए नए तरीके खोजे। हम लोगों ने ये भी देखा कि बहुत सारे आईआईटीज़ ने इंडिजिनस वेंटिलेटर्स को डेवलप किया। वो अपने इंडियन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इनोवेटिव वेंटिलेटर्स को डेवलप कर सके। कोविड-19 के टेस्ट में जो पहले के ज़माने में, मतलब 1 साल पहले जो टेस्ट 5,000, 6,000, 10,000 रुपये तक महंगा होता था, वो आज के टाइम पर महज 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये में भी सक्सेसफुली कंडक्ट हो सकता है। इतना ग्रेट डिफरेंस आया है। केवल इतना ही नहीं, हमने ये देखा कि जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं या कोरोना वॉरियर्स हैं, उन सबको लड़ने के लिए हमने प्रोटेक्टिव मास्क, पीपीई किट्स, ऐसे बहुत सारे एसेंशियल इक्विपमेंट से उनको पूरा ढक दिया, जिससे कि वो ऐसे वायरस से लड़ते समय खुद अफेक्टेड ना हो। साथ ही साथ ये भी देखा कि डीआरडीओ ने टेम्पररी कोविड-19 हॉस्पिटल्स की शुरुआत की। बहुत कम दिनों में, महज 10-20 दिनों के अंदर अंदर ये पूरा उन्होंने ऐसा हॉस्पिटल तैयार कर दिया जिसके अंदर कोविड-19 के पेशेंट्स रह सकते हैं। साथ ही साथ हमने पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट्स बना दिए, रेडीमेड पोर्टेबल हॉस्पिटल्स, जिसके अंदर लैबोरेटरीज, डायग्नोस्टिक लैब्स या फिर किसी भी पेशेंट्स को रखने के लिए हर एक सुख सुविधाएं मौजूद हैं। सारे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज उनके अंदर हैं, मोबाइल हैं, कहीं पर भी रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में भी जाना हो तो भी ये सब चीज़ें पहुंच सकती हैं। तो इतने पॉजिटिव डेवलपमेंट्स रहे हैं। साथ ही साथ आप ये भी देखिए, वन एंड द लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमने फाइनली ऐसे बहुत सारे वैक्सीन को डेवलप कर लिया है जो कि ऐसे खतरनाक पैंडेमिक सिचुएशन में लड़ने के काम आएगा। अब ये महज कुछ महीनों में हुआ है, तो ये जो आउटकम है ये सच में बहुत पॉजिटिव है। कोविड-19 से लड़ने के लिए फाइजर है, या फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ इंडिया में भी बहुत सारे वैक्सीन ऑलरेडी अब तो मतलब स्टार्ट हो चुके हैं। वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट भी हो गया है, मेजर सिटीज़ में स्टार्ट कर दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स रहे हैं। हमारा जो हेल्थ सेक्टर था अभी तक बहुत पुअर परफॉर्मिंग था, अभी वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स, वेंटिलेटर्स, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है इस महज 1 साल के अंदर अंदर। तो इसीलिए पॉजिटिव आउटकम्स डेफिनेटली हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल को यहीं पर बंद करते हैं, चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हमारा मेटल CO2 बैटरी फॉर मार्स मिशन से रिलेटेड है। यूजुअली अभी तक न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज में काउंट होता है, या फिर सबसे पहला ऐसा देश है जिसने मार्स ऑर्बिट में इंटर किया पहले अटेम्प्ट में ही। ऐसा कोई भी आज तक नहीं कर पाया था। इस सक्सेसफुल मिशन के बाद इंडिया 2024 में, मतलब कि 2024 में मार्स का सेकेंड मिशन भी प्लान कर रहा है। अब यहाँ पर एक समस्या जो ये आती है कि ऐसे स्पेसशिप्स यूजुअली लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या लिथियम आयन बैटरीज का कोई सब्सिक्वेंट भी है, या फिर हम उनको किसी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? तो IIT हैदराबाद के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स ने मिलके एक ऐसा मेटल कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी बनाया है, या खोजा है, या डेवलप किया है, जो कि मास पेलोड जो होता है हमारा मार्स मिशन के लिए काफ़ी हद तक रिड्यूस करेगा, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। आप सबको पता होना चाहिए कि जो मार्स का एटमॉस्फेयर है वहाँ पर लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। अब चूंकि इतने बड़े मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से ये बैटरी इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही साथ अभी जैसा हमने बताया कि लिथियम आयन बैटरीज यूज़ होती है लगभग हर एक पोर्टेबल गैजेट में, हमारे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, इवन टेस्ला जैसी बड़े बड़े कार में भी अब लिथियम आयन बैटरीज का ही यूज़ होता है। यहाँ पर इसरो ने ऐसे लिथियम आयन बैटरीज को अभी तक अपने स्पेस ऑपरेशंस में यूज़ किया था, लेकिन जब हम लोग मेटल कार्बन डाइऑक्साइड बैटरीज का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एक फ़ायदा मिलता है कि हमारा एक तो बैटरी का जो वेट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इससे जो हमारे स्पेस मिशंस हैं जो कि ऑलरेडी बहुत सस्ते हैं, वो और ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे। ये भी बोला जा रहा है कि ये मेटल कार्बन डाइऑक्साइड बैटरीज अभी तक की लिथियम आयन बैटरीज से 10 गुना ज़्यादा इफिशियंट है। तो अब सारे विन विन सिचुएशन ही है, जो कि हमारे रेड प्लैनेट मार्स में अबंडेंटली अवेलेबल है, तो मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ट्रैप करेंगे, ये एब्जॉर्व करेगा। एक्चुअल में इसके पीछे हम साइंस समझते हैं। उससे पहले एक चीज़ देखते हैं कि ये
एक ही टाइम पर दो सॉल्यूशन ऑफर कर रहा है। पहला ये कि हम लोग मार्स के अंदर में जो CO2 एटमॉस्फेयर है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और साथ ही साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर पर भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के देखभाल में एक योगदान दे रहे हैं। कैसे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके पीछे का साइंस ये है कि बेसिक इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं एज यूजुअल, मतलब कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर कैथोड जो है ना वो एक ऐसा मैटर है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ट्रैप करेगा। इसको बिल्कुल ओपन रख दिया गया है, ये ओपन एंडेड है। बीच में इलेक्ट्रोलाइट है और उधर लिथियम मेटल लगाया गया है। लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी भी आप बोल सकते हो इसको। क्या होगा कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। यही सिंपल सा टेक्नोलॉजी है। तो ऐसा भी बोला गया है कि भाई अगर हम इसमें प्योर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं ना तो इसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं है जितना हम मार्स के एटमॉस्फेयर में, जहां पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर वहां पर यूज़ करते हैं तो और ज़्यादा एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाती है। तो ऐसा पूरा सिमुलेशन करके इन्होंने कंप्यूटर पर ही अभी तो बना के देखा है, तो एफिशिएंसी तो काफ़ी अच्छी है। तो इसीलिए इसको आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि हो सकता है कि इसरो जब अपना नेक्स्ट स्पेस मिशन मार्स पर भेजे तो वो ऐसे मेटल कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी से लैस हो। इस टेक्नोलॉजी का केवल हम लोग ऐसे मिशंस में ही नहीं बल्कि अपने अर्थ पर भी भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीके से कार्बन स्टोरेज का काम कर सकता है। कार्बन स्टोरेज मतलब हम खूब सारी बैटरीज बना दें, बैटरीज एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके रख ले, जब भी एनर्जी की ज़रूरत होगी तो हम उनको यूज़ भी कर लेंगे। हालांकि यूज़ करने पर कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एमिट हो जाएगा, मतलब जो भी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया है उसको हम लोग वापस से एमिट भी कर देंगे। बट स्टिल जब स्टोरेज फैसिलिटीज़ की बात आती है तो ऐसी बैटरीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, या फिर हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज या इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में, कहीं पर भी हम इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरा आज का डिस्कशन रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे डिस्कशन में खूब सारी इन्फॉर्मेशन समझने को मिला होगा। आपके सजेशंस का हमें कमेंट सेक्शन में बेसब्री से इंतज़ार होगा, जिसमें आप लोग हमें सजेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या ले सकते हैं, या फिर वीक में आपको कुछ भी ऐसा मिलता है जो कि लगे कि हाँ इस पर डिस्कशन होना चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे उस टाइम पर, मान लो 2-3 दिन बाद भी पता चलता है तो भी आप लोग बस इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में इसको लिख लीजिए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उन आर्टिकल्स पर भी जल्द ही हम वीडियो पब्लिश कर दें। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।